नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत में स्टार्टअप का स्वर्णिम युग अब शुरू हो रहा है। श्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से स्टार्टअप्स के साथ बातचीत की। प्रधानमंत्री ने 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की। सुभाष चंद्र बोस की जयंती को शामिल करने के लिए गणतंत्र दिवस समारोह अब हर वर्ष 23 जनवरी से शुरू होंगे। निर्वाचन आयोग आगामी विधानसभा चुनावों के लिए सार्वजनिक रैलियों पर प्रतिबंधों में ढील देने के संबंध में आज फैसला करेगा। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 57 और दूसरे चरण के 48 उम्मीदवारों की घोषणा की। बहुजन समाज पार्टी ने 53 उम्मीदवारों की सूची जारी की। देश में अब तक कोविड के ओमिक्रॉन वेरिएंट के 6041 मामले सामने आए हैं। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान ने 156 करोड़ का आंकड़ा पार किया। स्वस्थ होने की दर 95.83% है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 8 यात्रियों को ले जाने में सक्षम यात्री वाहनों में कम से कम 6 एयरबैग अनिवार्य किए। आज सेना दिवस मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने सेना के जवानों तथा पूर्व सैनिकों को बधाई दी। इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु, आकर्षि कश्यप और लक्ष्य सेन आज अपने अपने सेमीफाइनल मैच खेलेंगे। और तमिलनाडु में आज तिरुवल्लुवर दिवस मनाया जा रहा है। उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने श्रद्धांजलि दी। दोपहर समाचार में मनोज के साथ मैं चंद्रिका जोशी। देश के कई हिस्सों में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। हमारी अपील है कि आप सतर्क रहें और 15 से 18 वर्ष के किशोरों सहित अन्य लोगों के टीकाकरण में मदद करें। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन से चिंताएं बढ़ी हैं। सुरक्षित रहने के लिए 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नया वर्ष देश में स्टार्टअप उद्यमियों के लिए कई संभावनाएं लेकर आया है। उन्होंने कहा कि देश आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। जब आजादी के 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे, देश की प्रगति में स्टार्टअप की भूमिका बहुत अहम होगी। प्रधानमंत्री आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से स्टार्टअप उद्यमियों के साथ संवाद कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हर वर्ष 16 जनवरी को स्टार्टअप दिवस मनाया जाएगा। जब भारत अपनी आजादी के 100 वर्ष पूरे करेगा, उस भव्य भारत के निर्माण में आपकी भूमिका बहुत बड़ी है। देश के उन सभी स्टार्टअप्स को, सभी इनोवेटिव युवाओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं जो स्टार्टअप्स की दुनिया में भारत का झंडा बुलंद कर रहे हैं। स्टार्टअप्स का ये कल्चर देश के दूर दराज तक पहुंचे, इसके लिए 16 जनवरी को अब नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में मनाने का फैसला भी किया गया है। देश की प्रगति में स्टार्टअप के महत्व पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि स्टार्टअप सारी तस्वीर बदल रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश के स्टार्टअप का स्वर्णिम युग अब शुरू हो रहा है। उन्होंने कहा कि ये दशक भारत का टेकेड होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि ड्रोन से जुड़े नियम हो या अंतरिक्ष से संबंधित नीति, नवाचार के लिए युवाओं को हर संभव अवसर देना सरकार की प्राथमिकता होगी। भारत आज अपने युवाओं के इस सामर्थ्य को पहचानते हुए नीतियां बना रहा है, निर्णय लागू कर रहा है। हमने अनेकों हैकेथॉन्स का आयोजन करके नौजवानों को अपने साथ जोड़ा है। सरकार के अलग अलग विभाग, अलग अलग मंत्रालय नौजवानों और स्टार्टअप के साथ संपर्क में रहते हैं, उनके नए आइडियाज को प्रोत्साहित करते हैं। चाहे नए ड्रोन रूल्स हो या फिर नई स्पेस पॉलिसी, सरकार की प्राथमिकता ज्यादा से ज्यादा युवाओं को इनोवेशन का मौका देने की है। श्री मोदी ने मौजूदा दशक को नवाचार और नई सोच का युग बताते हुए कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था से लेकर उद्योग तक हमारी जरूरतें और क्षमताएं असीमित हैं।
प्रधानमंत्री ने कहा कि भविष्य की प्रौद्योगिकी के विकास और अनुसंधान पर निवेश करना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि युवाओं को कम उम्र से ही नवाचार के लिए तैयार किया जाना चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि नवाचार को बढ़ावा देने के लिए देश भर में 9,000 से ज्यादा अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाएं बनाई गई हैं। 9,000 से ज्यादा अटल टिंकरिंग लैब्स आज बच्चों को स्कूलों में इनोवेट करने, नए आइडियाज पर काम करने का मौका दे रही है। अटल इनोवेशन मिशन से हमारे नौजवानों को अपने इनोवेटिव आइडियाज पर काम करने के लिए नए नए प्लेटफॉर्म मिल रहे हैं। इसके अलावा देश भर के स्कूलों और कॉलेजों में हजारों लैब्स का नेटवर्क हर क्षेत्र में इनोवेशन को बढ़ावा देता है। प्रधानमंत्री ने देश के द्वारा देश के लिए नवाचार का मंत्र देते हुए कहा कि भारत के स्टार्टअप आसानी से खुद को दूसरे देशों तक पहुंचा सकते हैं। उन्होंने देश के सभी स्टार्टअप को बधाई देते हुए कहा कि ये दुनिया में भारत का परचम लहरा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि हजारों करोड़ रुपए वाली ये कंपनियां स्वावलंबी और आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक हैं। उन्होंने कहा कि दूसरे और तीसरे दर्जे के शहरों में बने कई स्टार्टअप्स में लाखों की संख्या में युवाओं को रोजगार मिला है। इनोवेशन को लेकर भारत में जो अभियान चल रहा है, उसी का प्रभाव है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भी भारत की रैंकिंग में बहुत सुधार आया है। वर्ष 2015 में इस रैंकिंग में भारत 81 नंबर पर रुका पड़ा था। अब इनोवेशन इंडेक्स में भारत 46 नंबर पर है, 50 से नीचे आया है। साथियों, भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम आज दुनिया में अपना परचम लहरा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने पिछले एक साल में 2.5 लाख से अधिक ट्रेडमार्क पंजीकृत किए हैं। संवाद के अवसर पर कई केंद्रीय मंत्री भी उपस्थित थे। संवाद में कृषि, स्वास्थ्य, अंतरिक्ष, उद्योग, सुरक्षा और पर्यावरण आदि क्षेत्रों से जुड़े स्टार्टअप्स ने हिस्सा लिया। यह कार्यक्रम वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में आयोजित किया गया था। ये स्टार्टअप इंडिया पहल के शुभारंभ की 6ठी वर्षगांठ का भी प्रतीक बना। गणतंत्र दिवस समारोह के कार्यक्रम अब से हर वर्ष 24 जनवरी के बजाय 23 जनवरी से शुरू होंगे। सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के दिन इन आयोजनों की शुरुआत का फैसला किया है। सुभाष चंद्र बोस की जयंती देश भर में पराक्रम दिवस के रूप में मनाई जाती है। निर्वाचन आयोग आज स्वास्थ्य मंत्रालय और विधानसभा चुनाव वाले 5 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ चुनाव रैलियों पर छूट के संबंध में बैठक कर रहा है। 8 जनवरी को उत्तर प्रदेश, पंजाब, मणिपुर, उत्तराखंड और गोवा में विधानसभा चुनाव कार्यक्रम घोषित किया गया था। आयोग ने 15 जनवरी तक रोड शो, पदयात्रा, साइकिल या मोटरसाइकिल रैली और जुलूस पर प्रतिबंध की घोषणा की है। राजनीतिक दलों से प्रचार अभियान यथासंभव डिजिटल माध्यम से करने की सलाह दी गई है। एक साथ केवल 5 लोगों को घर घर जाकर प्रचार करने की अनुमति है। आगामी विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार होंगे। उत्तराखंड की पूर्व राज्यपाल बेबी रानी मौर्य आगरा ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्र से पार्टी की उम्मीदवार होंगी। भारतीय जनता पार्टी ने आज विधानसभा चुनाव के लिए 107 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। नई दिल्ली में उम्मीदवारों के नामों की घोषणा करते हुए पार्टी नेता और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि 63 मौजूदा विधायकों को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। करीब 20% वर्तमान भाजपा विधायकों के नाम पहली सूची में नहीं है। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी ने 10 फरवरी को होने वाले पहले चरण के मतदान के लिए 58 सीटों में से 53 पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। पार्टी प्रमुख मायावती ने एक सम्मेलन में कहा कि पार्टी जल्दी ही शेष 5 सीटों पर उम्मीदवारों को अंतिम रूप देगी। उन्होंने ये भी कहा कि उनके चुनाव नहीं लड़ने को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है।
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण की अधिसूचना जारी होने के साथ चुनाव प्रक्रिया शुरू हो गई है। राज्य में 10 फरवरी से 7 मार्च तक 7 चरणों में वोट डाले जाएंगे। पंजाब, उत्तराखंड और गोवा में एक ही चरण में 14 फरवरी को मतदान होगा। मणिपुर में 2 चरणों में 27 फरवरी और 3 मार्च को वोट डाले जाएंगे। मतगणना 10 मार्च को होगी। उत्तर प्रदेश में चुनाव आयोग ने लखनऊ के गौतमपल्ली थाने के थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया है। आयोग ने कल संवाददाता सम्मेलन और वर्चुअल रैली के दौरान लखनऊ में समाजवादी पार्टी के मुख्यालय में बड़ी संख्या में लोगों के एकत्र होने के मामले में ड्यूटी पर तैनात वरिष्ठ अधिकारियों से लिखित स्पष्टीकरण मांगा है। मणिपुर में 1 फरवरी को विधानसभा चुनाव के पहले चरण की अधिसूचना जारी होने के साथ ही चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। विधानसभा में 1 सीट अनुसूचित जाति के लिए और 19 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। सुनो ना, हाँ? सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों न बढ़ा लूं। तो रोका किसने है? हाँ? रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं। मुझसे। तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर। आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है। पर उससे मेरा क्या फायदा? देखो, फायदा है। जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ। पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं? बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242। 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत में स्टार्टअप का स्वर्णिम युग अब शुरू हो रहा है। श्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से स्टार्टअप्स के साथ बातचीत की। प्रधानमंत्री ने 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की। सुभाष चंद्र बोस की जयंती को शामिल करने के लिए गणतंत्र दिवस समारोह अब हर वर्ष 23 जनवरी से शुरू होंगे। निर्वाचन आयोग आगामी विधानसभा चुनावों के लिए सार्वजनिक रैलियों पर प्रतिबंधों में ढील देने के संबंध में आज फैसला करेगा। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में पहले चरण के लिए 57 और दूसरे चरण के 48 उम्मीदवारों की घोषणा की। बहुजन समाज पार्टी ने 53 उम्मीदवारों की सूची जारी की। देश में अब तक कोविड के ओमिक्रॉन वेरिएंट के 6041 मामले सामने आए हैं। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान ने 156 करोड़ का आंकड़ा पार किया। स्वस्थ होने की दर 95.83% है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 8 यात्रियों को ले जाने में सक्षम यात्री वाहनों में कम से कम 6 एयर बैग अनिवार्य किए। आज सेना दिवस मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने सेना के जवानों तथा पूर्व सैनिकों को बधाई दी। इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु, आकर्षि कश्यप और लक्ष्य सेन आज अपने अपने सेमीफाइनल मैच खेलेंगे। और तमिलनाडु में आज तिरुवल्लुवर दिवस मनाया जा रहा है। उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने तिरुवल्लुवर को श्रद्धांजलि दी। आजादी के आंदोलन के खजाने में ऐसे ढेरों शब्द जिन्होंने बदल दिए इतिहास। तारीख बदलने वाले लफ्जों पर आकाशवाणी समाचार प्रसारित कर रहा है विशेष कार्यक्रम धरोहर हर सोमवार। सरकार ने कहा है कि देश में अब तक कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 6041 मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश में अब तक 156 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। कल 58 लाख से ज्यादा टीके लगाए गए। इस दौरान 1,22,000 से अधिक रोगी ठीक हुए। स्वस्थ होने की दर 94.83%। कल 2,68,000 से अधिक नए मामलों की पुष्टि हुई।
केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को करीब 158 करोड़ कोविड रोधी टीके निःशुल्क उपलब्ध कराए हैं। जम्मू कश्मीर में कोविड संक्रमण बढ़ने के कारण प्रशासन ने सप्ताहांत के दौरान पूरे केंद्र शासित प्रदेश में अनावश्यक आवाजाही पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। मुख्य सचिव ने जम्मू कश्मीर में कोविड की मौजूदा स्थिति की समीक्षा के बाद ये निर्देश जारी किए। आकाशवाणी के कोरोना जागरूकता श्रृंखला कार्यक्रम में पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर पुनीत मिश्रा ने कहा कि अभी कुछ दिन के लिए मुझे लगता है कि इसी प्रकार से जो है केस बढ़ेंगे और उसके बाद इसमें कमी आनी शुरुआत होगी और तब तक सारे लोगों से जो हमारी अनुरोध है, जो अपेक्षा है, वो यही है कि जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई है वो वैक्सीन लगवाएं और साथ ही साथ जो कोविड अनुरूप व्यवहार है, जैसा कि 2 साल से लोग सहयोग कर रहे हैं, मास्क लगाने का है, भीड़ भाड़ वाली जगह में जाने से बचने का है, सोशल डिस्टेंसिंग है, हाथों की सफाई है, ये अत्यंत आवश्यक है और मैं चाहता हूं कि लोग इस चीज को कुछ दिन के लिए और अपनाते रहें ताकि हम इस महामारी से सक्षम रूप से निपट सकें और जो भी केसेस हैं, अधिकांश केसेस ठीक होके अपने दिनचर्या में वापस जा सके। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक मसौदा अधिसूचना जारी की है। इसके अनुसार 1 अक्टूबर 2022 के बाद निर्मित यात्री वाहनों में दोनों ओर एयरबैग अनिवार्य कर दिया गया है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एक ट्वीट में ये भी कहा है कि 8 यात्रियों की क्षमता वाले मोटर वाहनों में सुरक्षा बढ़ाने के लिए उन्होंने कम से कम 6 एयरबैग अनिवार्य करने के लिए एक मसौदा अधिसूचना को मंजूरी दी है। आज सेना दिवस है। इस अवसर पर सेना प्रमुख ने दिल्ली कैंट में परेड का निरीक्षण किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि नियंत्रण रेखा पर स्थिति काफी बेहतर है। जम्मू और कश्मीर के आंतरिक इलाकों में पिछले 2 सालों से प्रगतिशील सुधार हुआ है। सिक्योरिटी फोर्सेस के लगातार प्रयासों से हिंसा की घटनाओं में काफी गिरावट आई है। पिछले 1 साल में सेना ने नियंत्रण रेखा और काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस में 194 आतंकवादियों को मार गिराया है। देश के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में भी प्रोएक्टिव ऑपरेशंस की वजह से सुरक्षा स्थिति में सराहनीय सुधार हुआ है। थल सेनाध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने कहा है कि पाकिस्तान अब भी सीमा के पास आतंकवादियों को शरण दे रहा है। सेना दिवस फील्ड मार्शल KM करियप्पा के भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ का पदभार ग्रहण करने की याद में मनाया जाता है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने सेना दिवस पर वर्तमान और पूर्व सैनिकों को बधाई दी है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि सैनिकों ने सीमाओं की रक्षा और शांति बनाए रखने में पेशेवर कुशलता, बलिदान और वीरता का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि भारतीय सेना अपनी बहादुरी, कर्तव्यपरायणता और अटूट देशभक्ति के लिए जानी जाती है। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि राष्ट्र की सुरक्षा के लिए भारतीय सेना के अमूल्य योगदान को शब्दों में अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता। सेना दिवस पर आज जैसलमेर के लोंगेवाला में भारत पाकिस्तान सीमा पर देश की अस्मिता और गौरव का प्रतीक भव्य राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। लोंगेवाला 1971 के ऐतिहासिक भारत पाकिस्तान युद्ध का केंद्र स्थल था। इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सिंगल्स सेमीफाइनल में PV सिंधु, आकर्षि कश्यप और लक्ष्य सेन आज अपने अपने मुकाबले खेलेंगे। सेमीफाइनल में सिंधु का सामना थाईलैंड की सुपनिदा कैटेथांग से होगा। अंतिम 4 में आकर्षि का मुकाबला बुसानेन ओंगम मरुगफन से होगा। सेमीफाइनल में लक्ष्य सेन का मुकाबला मलेशिया के जे योंग से होगा। अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका के साथ होगा। 22 दिन तक चलने वाली टूर्नामेंट में 16 टीमों के बीच 48 मैच खेले जाएंगे। आज तिरुवल्लुवर दिवस मनाया जा रहा है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धांजलि दी है। प्रधानमंत्री आमतौर पर अपने भाषणों में तिरुवल्लुवर का उद्धरण देते हैं। उन्होंने तिरुवल्लुवर दिवस पर महान कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुवर को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपने ट्वीट में कहा कि तिरुवल्लुवर के आदर्श व्यवहारिक हैं और वे अपनी विविध प्रकृति और बौद्धिकता के कारण विशिष्ट हैं।
ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता संबंधी किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी जागो ग्राहक जागो। आकाशवाणी है। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के साथ। एक राष्ट्र का उदय, भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व में घटित महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार प्रत्येक दिन इस स्वतंत्रता आंदोलन की एक झलक आप तक पहुंचा रहा है। आज की कड़ी में हम महान शिक्षाविद और गांधीवादी स्वतंत्रता सेनानी सैफुद्दीन किचलू का स्मरण कर रहे हैं। सैफुद्दीन किचलू का जन्म 1888 में 15 जनवरी को अमृतसर, पंजाब में हुआ था। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन भारत में सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने में समर्पित कर दिया। अमृतसर में रॉलेट एक्ट के खिलाफ हुए प्रदर्शनों में वे अग्रिम पंक्ति में रहे। पेशे से वकील किचलू ने अपने साथी स्वतंत्रता सेनानी सत्यपाल के साथ अंग्रेजों के शोषण और दमन के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व किया। 30 मार्च 1919 को अमृतसर में एक जनसभा में 30,000 लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था, महात्मा गांधी का संदेश आपको पढ़कर सुनाया गया है। सभी नागरिकों को प्रतिरोध के लिए तैयार रहना होगा। इसका मतलब ये नहीं कि ये पावन नगरी या देश रक्त रंजित हो जाए। ये प्रतिरोध धैर्यपूर्ण होना चाहिए। किसी भी पुलिसकर्मी या देशद्रोही के लिए कठोर शब्दों का प्रयोग न करें, जिससे उसे कष्ट हो या शांति भंग होने की आशंका बने। रॉलेट एक्ट को लेकर बढ़ते प्रतिरोध से अंग्रेज सतर्क हो गए थे। उन्होंने 10 अप्रैल को किचलू और सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें धर्मशाला भेज दिया। उनकी गिरफ्तारी के बाद 13 अप्रैल 1919 को बड़ी संख्या में लोग जलियांवाला बाग में एकत्र हुए। जनरल डायर ने इस जनसभा पर गोलियां बरसाई और सैकड़ों लोगों को मौत के घाट उतार दिया। किचलू को दिसंबर 1919 में जेल से रिहा कर दिया गया। किचलू जनवरी 1921 में अमृतसर में स्वराज आश्रम की स्थापना में व्यस्त थे। आश्रम की स्थापना का उद्देश्य था युवाओं को राष्ट्र हित के कार्यों के लिए प्रशिक्षित करना और हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देना। ब्रिटिश अधिकारियों ने किचलू को बार बार गिरफ्तार किया। उन्हें कुल 14 वर्ष जेल में बिताने पड़े। किचलू लाहौर में कांग्रेस अधिवेशन की स्वागत समिति के अध्यक्ष भी थे। इसी अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 को इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा की। किचलू भगत सिंह के समर्थक थे और नौजवान भारत सभा में उनके साथ सक्रियता से जुड़े थे। वे जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना समिति के भी सदस्य थे। 1947 में किचलू ने भारत के बंटवारे का पूरी मजबूती से विरोध किया। उन्होंने पूरे देश में जनसभाओं में बंटवारे के खिलाफ अपनी आवाज उठाई। उन्होंने विभाजन को सांप्रदायिकता के लिए राष्ट्रीयता का समर्पण बताया।
वे विश्व शांति परिषद के उपाध्यक्ष के साथ साथ अखिल भारतीय शांति परिषद के संस्थापक अध्यक्ष भी थे। उन्हें 1952 में स्टालिन शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1951 में भारत सरकार ने किचलू को जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आजाद के साथ जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक ट्रस्ट का आजीवन ट्रस्टी बनाया। 9 अक्टूबर 1963 को सैफुद्दीन किचलू का निधन हो गया। इस महान राष्ट्रवादी को हमारा नमन। आज हम महान समाज सुधारक राम गोपाल घोष का भी स्मरण कर रहे हैं। 1868 में 15 जनवरी को उनका निधन हुआ था। युवा बंगाल ग्रुप के एक नेता के रूप में उनकी तुलना प्राचीन एथेंस के राजनेता डेमोस्थेनीस से की जाती थी। राम गोपाल घोष उग्र सुधारवादी विचारक हेनरी डेरोजियो के अनुयायियों में शामिल हो गए और जल्दी ही रामतनु लाहिड़ी और डेरोजियो से उनकी मैत्री हो गई। जब डेरोजियो ने एकेडमिक एसोसिएशन की स्थापना की, तब घोष उसके एक प्रमुख सदस्य बन गए। 1853 में वे लोक सेवा परीक्षाओं में भारतीयों की पात्रता की मांग करने वाले अग्रणी लोगों में शामिल थे। 1854 में उन्होंने भारत में विश्वविद्यालयों की स्थापना का प्रस्ताव किया। राम गोपाल घोष ने ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना में सक्रियता से भाग लिया। भारत के इस महान सपूत को हमारा नमन। और अब आकाशवाणी समाचार के साथ आजादी का सफर की ये कड़ी संपन्न होती है। कल फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। आइए अब एक नजर डालते हैं आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शीतलहर जारी है। मुंबई में आसमान साफ रहने की उम्मीद है। चेन्नई और कोलकाता में बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश हो सकती है। श्रीनगर, जम्मू, लेह, गिलगित और मुजफ्फराबाद में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। तापमान 0 से 2 डिग्री नीचे और 16 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। गुवाहाटी, गंगटोक, इम्फाल, शिलांग, आइजोल, कोहिमा, ईटानगर और अगरतला में कोहरा और बादल छाए रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साल के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के लिए लोगों से पंजीकरण कराने का आग्रह किया है। अपने ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम युवाओं से जुड़ने और उनकी चुनौतियों तथा आकांक्षाओं को बेहतर तरीके से समझने का अवसर प्रदान करता है। प्रवर्तन निदेशालय ने पत्रकार राजीव शर्मा की धन शोधन मामले की जांच के सिलसिले में 48 लाख रुपए से अधिक की संपत्ति कुर्क की है। जांच से पता चला है कि पत्रकार ने पैसे लेकर चीनी खुफिया अधिकारियों को गोपनीय और संवेदनशील जानकारी दी थी। अमेरिका ने रूस पर आरोप लगाया है कि वो यूक्रेन पर हमला करने के लिए उकसाने वाली कार्रवाई कर रहा है। उधर यूक्रेन ने भी अपनी कई आधिकारिक वेबसाइटों पर साइबर हमले के पीछे रूस का हाथ होने का आरोप लगाया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत में स्टार्टअप का स्वर्णिम युग अब शुरू हो रहा है। श्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से स्टार्टअप्स के साथ बातचीत की। प्रधानमंत्री ने 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की। सुभाष चंद्र बोस की जयंती को शामिल करने के लिए गणतंत्र दिवस समारोह अब हर वर्ष 23 जनवरी से शुरू होंगे। निर्वाचन आयोग आगामी विधानसभा चुनावों के लिए सार्वजनिक रैलियों पर प्रतिबंधों में ढील देने के संबंध में आज फैसला करेगा। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 57 और दूसरे चरण के लिए 48 उम्मीदवारों की घोषणा की। बहुजन समाज पार्टी ने 53 उम्मीदवारों की सूची जारी की। देश में अब तक कोविड ओमिक्रॉन वेरिएंट के 6041 मामले सामने आए हैं। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान ने 156 करोड़ का आंकड़ा पार किया। स्वस्थ होने की दर 95.83% है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 8 यात्रियों को ले जाने में सक्षम यात्री वाहनों में कम से कम 6 एयरबैग अनिवार्य किए। आज सेना दिवस है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने सेना के जवानों और पूर्व सैनिकों को बधाई दी। इंडियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु, आकर्षि कश्यप और लक्ष्य सेन आज अपने अपने
सेमीफाइनल मुकाबले खेलेंगे और तमिलनाडु में आज तिरुवल्लुवर दिवस मनाया जा रहा है। उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने तिरुवल्लुवर को श्रद्धांजलि दी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।